नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी नए संसद भवन के उद्घाटन की, पहलवानों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई की। बात करेंगे राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों की। साथ ही जानेंगे विपक्षी मोर्चे को लेकर होने वाले बैठक की तैयारी की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बीजेपी से एक और सहयोगी की बढ़ती नाराजगी की। इसके साथ ही और भी कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार के नमामि गंगे योजना पर उठे सवाल। 2 साल में 10 गुना गंदी हुई गंगा, अभी तक सीधे गंगा नदी में गिर रहा गंदा पानी। पीएम मोदी ने मन की बात की, कहा जन भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है, अगले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण। नए संसद भवन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र इमारतों से नहीं जनता की आवाज से चलता है। मोदी सरकार में काम की धीमी गति पड़ रही है भारी, समय पर पूरा नहीं हो पाएंगे आधे से अधिक इंफ्रा प्रोजेक्ट। 1566 परियोजनाओं में 1000 से ज्यादा में समय से पूरा नहीं हो पाएगा काम। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए आज पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। विपक्ष की मांग थी कि उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, जो संसद का अंग होती है, लेकिन हमेशा की तरह विपक्ष की आवाज को नहीं सुना गया। तो क्या कुछ रहा उद्घाटन कार्यक्रम में खास, देखिए ये रिपोर्ट। देश को आज नया संसद भवन मिल गया। पीएम मोदी ने रविवार की सुबह देश की नई संसद का उद्घाटन किया। इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संदेश पढ़ा गया। संसद में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया गया है। सेंगोल को लोकसभा स्पीकर के आसन के पास लगाया गया है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर 75 रुपए का एक खास सिक्का भी जारी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संसद के पुराने भवन में सभी के लिए अपने कार्यों को पूरा करना कितना मुश्किल हो रहा था, ये हम सभी जानते हैं। वहां तकनीकी समस्या, बैठने से जुड़ी चुनौतियां थी, इसलिए नए संसद भवन की आवश्यकता की बात हो रही थी। आने वाले समय में सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो वहां कहां बैठते, इसलिए ये समय की मांग थी कि नई संसद भवन का निर्माण किया जाए। पीएम मोदी ने नई संसद की जरूरत बताई तो विपक्ष ने संसद भवन के उद्घाटन के तरीके पर आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राजाभिषेक समझ रहे हैं। राहुल ने इसके बाद एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि राजाभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा, सड़कों पर दबाई जा रही जनता की आवाज। दरअसल 21 विपक्षी दलों ने संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था, क्योंकि विपक्ष की मांग थी कि उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। और विपक्ष के फैसले को सही करार देते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि संसद भवन के उद्घाटन में जिस तरह कर्मकांडों को बढ़ावा दिया गया, उसे देखकर तो मुझे अपने फैसले पर खुशी हो रही है। अच्छा हुआ मैं वहां नहीं गया। संसद के उद्घाटन की तस्वीरें जिस समय देश को दिखाई जा रही थी, उस समय दिल्ली की एक और तस्वीर सामने आ रही थी। ये तस्वीर थी जंतर मंतर की, जहां शांतिपूर्वक धरना दे रहे पहलवानों पर पुलिस की सख्ती दिखाई दी, जिसे लेकर मोदी सरकार अब घिरती हुई दिख रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि देश की बेटियों पर इस तरह की कार्रवाई क्यों। तो क्या कुछ हुआ जंतर मंतर पर, आज देखिए ये रिपोर्ट। इस तस्वीर में संगीता फोगाट और विनेश फोगाट दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रोड पर लेटी नजर आ रही हैं। पुलिस ने इन्हें बलपूर्वक संसद मार्च करने से रोका, साथ ही हिरासत में ले लिया। लेकिन इस दौरान पुलिस का रवैया हैरान करने वाला है। ये इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने नए संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया था। पहलवान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 11:30 पर नए संसद भवन के लिए निकले। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से नए संसद भवन की ओर मार्च कर रहे पहलवानों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों का तंबू भी हटा दिया। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा कि खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार
इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। ये एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। बहरहाल ये वही खिलाड़ी हैं जो हमारे देश के लिए मेडल लाते हैं, लेकिन ये कहना बड़ा ही दुर्भाग्य होगा कि उन्हें इतना सब कुछ अपने ही देश में झेलना पड़ रहा है और ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया, उनके तंबू को उखाड़ दिए गए, विरोध की आवाज को सख्ती से दबाया जा रहा है। सिर्फ पहलवानों की आवाज ही नहीं दबाई जा रही, बल्कि विपक्षी दलों की आवाज को भी दबाया जा रहा है। कोशिश तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी आवाज को दबाने की हो रही है। उन्हें अमेरिका जाना था, कार्यक्रम तय हो चुका था, लेकिन आखिरी समय तक सरकार ने राहुल को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अब राहुल को पासपोर्ट मिल गया है, तो कैसी चल रही है अमेरिका में राहुल के कार्यक्रम की तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। देश भर की नजरें राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर लगी हुई हैं। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक हफ्ते के अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे को सफल बनाने के लिए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने खास तैयारियां भी की है। उसने राहुल के एक कार्यक्रम में भारतवासियों को जुटाने के लिए प्रचार वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा की झलकियां दिखाई गई है, जिसमें कहा गया है कि ये यात्रा लाखों लोगों को एक साथ लेकर आई और देश को एकजुट भी किया। खबरों की माने तो राहुल के भव्य स्वागत के लिए सैम पित्रोदा के नेतृत्व में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यूएसए में राहुल गांधी, आईओसी के यूएसए विंग के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह गिलिजियन के शानदार स्वागत की तैयारियां भी की है। जॉर्ज इब्राहिम आईओसी टीम के साथ भारतीय प्रवासियों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में राहुल के कार्यक्रम 30 मई से शुरू होंगे। अपनी यात्रा में राहुल गांधी अमेरिका की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करेंगे। साथ ही वो प्रवासी भारतीयों के बीच सभा करेंगे, जिसमें 6000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के मुताबिक राहुल की यात्रा की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को से होगी, जहां वो प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करेंगे। इसके बाद पत्रकारों से बात करेंगे। वॉशिंगटन डीसी में सांसदों और थिंक टैंक के साथ भी राहुल बैठकें करेंगे। उनकी सप्ताह भर चलने वाली यात्रा 4 जून को न्यूयॉर्क में एक विशाल जनसभा के साथ खत्म होगी। राहुल गांधी की इस यात्रा से बीजेपी अभी से ही बौखला गई है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वायनाड के पूर्व सांसद साल में 60 बार विदेश जाते हैं। जिस भी देश का दौरा करते हैं, उस दौरे में देश को बदनाम करते हैं। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी राहुल की अमेरिका यात्रा से काफी चिंता में है। अमेरिका में राहुल क्या बोलेंगे, इसे लेकर बीजेपी अभी से ही टेंशन में दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो साफ है कि राहुल गांधी को जितना समर्थन अमेरिका में मिलेगा, उतनी ही टेंशन भारत में मोदी सरकार और बीजेपी की बढ़ेगी। वैसे बीजेपी की टेंशन बढ़ाने की कोशिश नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में वो जुट गए हैं और अब पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाने की तैयारी भी हो चुकी है। तो क्या है विपक्षी दलों का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार से दिल्ली की सत्ता छीनने की कोशिश में विपक्षी दल जुटे हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत ने विपक्ष को संजीवनी दे दी है और अब देश के राजनीतिक दलों को एहसास हो चुका है कि एकजुट हुए तो आसानी से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात दी जा सकती है। इसीलिए विपक्षी गठबंधन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस पहले से ही विपक्षी गठबंधन की कोशिश कर रही थी। साथ में नीतीश कुमार को भी विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम सौंपा गया था। नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक साथ करने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। नीतीश को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के सीएम केसीआर से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। ये दल अभी तक कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस को लेकर कुछ नरम दिखाई पड़ने लगे हैं। विपक्षी मोर्चे की तस्वीर जल्दी ही साफ हो जाएगी जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी। इस बैठक में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज उपस्थित हो सकते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में 485 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारने में हम कामयाब रहे तो बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेट दिया जाएगा। विपक्षी एकता 1977 और 1989 जैसी होना चाहिए। उस समय मजबूत कांग्रेस के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हुए थे। बिहार के सीएम ने यह भी कहा है कि विपक्षी मोर्चे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की रहेगी, क्योंकि 10 से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है और कई राज्यों में कांग्रेस मजबूत सहयोगी है।
इस साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इनमें से 3 में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है और ये चुनाव 2024 की तस्वीर बहुत हद तक साफ कर देंगे। विपक्षी मोर्चे में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की ही होगी, ये तो तय है। ऐसे में कांग्रेस खुद को भी मजबूत बनाने की कोशिश में जुट गई है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां उसकी सरकार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 मई को चुनावी राज्यों के पार्टी नेताओं को बुलाया है और इस दौरान सबसे ज्यादा नजरें राजस्थान के नेताओं के साथ होने वाली बैठक पर होगी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद समाप्त हो जाएंगे। कर्नाटक में मिली जबरदस्त जीत से कांग्रेस कैंप में उत्साह दिखाई दे रहा है और पार्टी अब इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली में 29 मई को बड़ी बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं को बुलाया है और इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे विवाद पर भी चर्चा होगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव वेणुगोपाल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल होंगे। इसके अलावा राजस्थान के तीनों सह प्रभारी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई प्रमुख नेता को भी बुलाया गया है। बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान राजस्थान को लेकर तस्वीर साफ कर सकता है। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में एकजुटता दिखाने के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इस फॉर्मूले के तहत कर्नाटक की तर्ज पर सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही लंबे वक्त से चल रहे सचिन पायलट के मुद्दों पर भी चर्चा होगी और उस पर कांग्रेस आलाकमान फैसला ले सकता है। सचिन पायलट को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। संकेत मिल रहे हैं कि पायलट को एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी कद बढ़ाया जाएगा और उन्हें गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जा सकती है। पार्टी हाईकमान ने ये बात भी साफ कर दी है कि कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ेगी। कांग्रेस ने अपने विवादों को समाप्त करने की तैयारी कर ली है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे सक्रिय हो चुके हैं और जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि राजस्थान के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी की परेशानी भी बढ़ती हुई दिख रही है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में जहां उसने कांग्रेस से सरकार जोड़ तोड़कर छीन ली थी। लेकिन अब राज्य के सीएम शिवराज को समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस के जाल से कैसे निकला जाएगा। मध्य प्रदेश की सियासत दूसरे देशों से बहुत अलग है, तभी तो कहते हैं कि एमपी अजब है, यहाँ की राजनीति गजब है। यही वजह है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक अपनी पूरी ताकत झोंककर सत्ता पर पहुंचने के लिए जोर लगाते हैं। इस बार भी कांग्रेस ने पूरा दम लगा दिया है, जिससे बीजेपी बेदम होती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी सरकार ने अनेक जनहितैषी योजनाएं लॉन्च की है, तो वहीं हाल ही में अभी मुख्यमंत्री हवाई तीर्थ दर्शन योजना और लाडली बहना योजना ने भी बीजेपी की सरकार का ग्राफ काफी ऊंचा उठा दिया था। लेकिन बीते कुछ दिनों से बीजेपी इन योजनाओं की ब्रांडिंग भूल कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोपों में उलझ कर रह गई है। जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस की प्लानिंग में उलझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अंदरूनी कलह की वजह से भी खासी परेशान है। ताजा मामला बुंदेलखंड से सामने आया, जहां बीजेपी सरकार के 3 मंत्रियों के आपसी मनमुटाव ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। मंत्री गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत ने कुछ विधायकों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत तक कर दी थी। इतना ही नहीं, नाराज मंत्रियों ने यहां तक धमकी दे दी थी कि अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो वे सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। ये मामला जैसे तैसे थमा ही था कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र आकाश राजपूत द्वारा डाली गई एक पोस्ट ने मामले को फिर से तूल दे दिया। हालांकि बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था। बीजेपी सरकार के मंत्रियों में जहां मनमुटाव उभर कर बाहर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी के सांसदों की भी आपस में नहीं बन रही है। मामला गुना क्षेत्र का है, जहां सांसद केपी यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मनमुटाव आए दिन बाहर निकल कर आ रहा है। अब ये मनमुटाव बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। देखना होगा कि पार्टी कैसे इसे खत्म करती है। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे महाराष्ट्र एनडीए में मचे घमासान की, जहां महाराष्ट्र में 1 साल पहले बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया था। लेकिन अब एकनाथ शिंदे कैंप के विधायकों को समझ में आने लगा है कि बीजेपी के साथ जाने के क्या नुकसान होते हैं। कम से कम शिवसेना सांसद के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है। इसे लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। तो क्या कहा है राउत ने, देखिए ये रिपोर्ट।
महाराष्ट्र एनडीए में फूट पड़ गई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी नेता आपस में ही भिड़ते दिखाई दे रही हैं। शिंदे गुट के सांसद गजानन कीर्तिकर ने साफ कर दिया है कि बीजेपी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। हम एनडीए का हिस्सा हैं, इसलिए हमारा काम उसी के अनुसार होना चाहिए। एनडीए घटकों के जैसा दर्जा मिलना चाहिए। हमें लगता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कीर्तिकर के बयान के सहारे संजय राउत ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों को ही घेर लिया है। संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को पहले ही पहचान लिया था। शिवसेना ने खुद को बीजेपी से इसलिए दूर कर लिया क्योंकि बीजेपी शिवसेना को समाप्त करने की साजिश रच रही थी। बीजेपी मगरमच्छ या अजगर की तरह है, जो भी उसके साथ जाता है वो उसे निगल जाते हैं। अब शिंदे के साथ गए सांसद और विधायक महसूस करेंगे कि इस मगरमच्छ से दूरी बनाने का उद्धव ठाकरे का कदम बिल्कुल ठीक था। बीजेपी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है, आज भी वो वैसा ही व्यवहार करती है। राउत ने कहा कि गजानन कीर्तिकर ने जो बात कही है उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वही विचार है। बीजेपी अपनी बात पर कायम नहीं रह पाती। जो बात मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी नेताओं ने की, बाद में वो उससे पलट गए। राउत ने कहा कि शिंदे सरकार पर बीजेपी का नियंत्रण है। वो लोग शिवसेना के विधायकों को फंड नहीं दे रहे। शिवसेना नेताओं का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण से महाराष्ट्र और पार्टी के सम्मान के लिए उद्धव ठाकरे ने अलग होने का फैसला लिया। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।